हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहेगी इस क्लास में हम लोग जुलाई महीने से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जुलाई महीने का कंप्लीट जो भी वीडियो क्लासेस रही हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि बच्चों की डिमांड रहती है कि सर एक वन शॉट वीडियो अवेलेबल करा दिया जाए जिससे कि रिवीजन करने में फटाफट थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है ना। तो ये क्लास जो रहने वाली है इसी तरीके से रहने वाली है। जो कुछ भी आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है जुलाई मंथ से रिलेटेड, उन सब में से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जुलाई महीने के, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी कंप्लीट अगर चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, तो उसके लिए जो रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिली हुई हैं वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट कराई गई हैं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। लेकिन जो कुछ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कंपाइल करके ये क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई जा रही है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्लास स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जुलाई महीने का पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। What is the interest rate on the Public Provident Fund recently set by the Department of Economic Affairs, the Department of Economic Affairs for the second quarter। ठीक है ना, ये सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये फ्रेमिंग में दिक्कत हो गई है, ये चीज़ें मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। ये दो मुझे लग रहा है कि ये 2 बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं सही कर दूंगा उसमें पीडीएफ में जब आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेसिकली समझ में तो आ ही गया होगा कि आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा हाल ही में 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दर क्या निर्धारित की गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। इसका जो उत्तर हो जाएगा 7.1%, ऑप्शन नंबर ए। पीपीएफ पर जो ये इंटरेस्ट रेट है ये 7.1% निर्धारित किया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 2 के लिए। तो जो पिछली बार था वही इस बार भी है। तो पढ़ना ज़रूरी है और इसलिए भी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 का क्वार्टर 2 का मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 जून से लेके 30 सितंबर तक, ये 2024 तक ये एप्लीकेबल रहेगा। और 29 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, टेंटेटिव डेट है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तब उसके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस किए नहीं गए हैं। तो क्या क्या इंटरेस्ट रेट हैं उसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पीपीएफ का मैंने यहाँ पे बता दिया 7.1% है। बाकी अगर हम लोग बात करें किसान विकास पत्र की, तो किसान विकास पत्र पर जो इंटरेस्ट रेट है 7.5% का है और ये 115 महीने में मैच्योर होगा। ठीक है ना, ये चीज़ भी पूछा जा सकता है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करेंगे 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। पीपीएफ का बता ही दिया है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी की हम लोग बात करेंगे तो एनएससी पर 7.7% का इंटरेस्ट रेट है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 8.2% का है। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम्स पर 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। सेविंग डिपॉजिट पर 4% का इंटरेस्ट रेट है। 5 ईयर पोस्ट ऑफिस आरडी, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की आरडी के लिए 6.7% इंटरेस्ट रेट है। 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए टाइम डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। 3 साल के लिए पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है 7.1% है। 2 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए जो टाइम डिपॉजिट है उसके लिए इंटरेस्ट रेट 7.0% है। 1 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए जो टाइम डिपॉजिट है उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत जानते हैं। क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंटरेस्ट रेट जो होता है वो रिवाइज किया जाता है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इंटरेस्ट रेट जो है वो रिवाइज किया जाता है। ठीक, इसके साथ आप जानो एनएससी, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब पर ये जो 4 स्कीम्स बताई गई हैं आपको इन सब स्कीम्स पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाउ मच अमाउंट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक्स फॉर सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू हेल्प इंडिया एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी। ठीक है, भारत को कम कार्बन ऊर्जा के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए दूसरे कम कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितनी राशि मंजूर की है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, सही उत्तर की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो 1.5 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, सेकंड लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशंस के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1.5 बिलियन यूएसडी का जो अमाउंट है ये सैंक्शन किया गया है, अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझना। और इससे पहले जून 2023 में भी वर्ल्ड बैंक ने फर्स्ट लो कार्बन, ये सेकंड लो कार्बन है, वो फर्स्ट लो कार्बन था। ठीक है ना, फर्स्ट लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशंस के लिए 1.5 बिलियन यूएसडी उस टाइम पे भी दिया हुआ था। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, प्रेसिडेंट इसके होंगे अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा जी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे, नहीं गूगल करके देख लोगे। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेबी हैज़ रिसेंटली रेज्ड द थ्रेशहोल्ड फॉर द बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ ₹2 लाख टू कितना। ठीक है, क्या कह रहा है ये, सेबी ने हाल ही में बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट यानी कि BSDA की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। अभी वर्तमान में 2 लाख रुपए की लिमिट है, बढ़ाकर कितना कर दिया है इसमें पूछा गया है। सही उत्तर का हम लोग फिर से एक बार जिक्र करेंगे तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर भैया 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ आ जाएगा, 10 लाख रुपए इसका बढ़ा दिया गया है। सेबी के द्वारा बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चंस को, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके बाकायदा इसके बारे में क्लियरिटी दी है। तो सेबी का ये सर्कुलर है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पीडीएफ में जो सेबी का सर्कुलर वाला का ऑप्शन आता है वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में डाल देता हूँ जिसके क्वेश्चन वगैरह फ्रेम नहीं हो पाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कैसे मैं फ्रेम करूँ, हालांकि IBPS वाले तो किसी भी तरीके से कर लेते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके के सर्कुलर भी डाल दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सेबी भी आजकल कवर किया जा रहा है एग्जाम में, तो ज़रूरी बनेगा अपने लिए। ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को, जो भी छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये बेसिकली लिमिट जो बढ़ाई गई है 2 लाख से 10 लाख, इसलिए मतलब किया गया है। ठीक है, इसके लिए सेबी ने एक प्रॉपर सर्कुलर जारी किया हुआ है और 1 सितंबर 2024 1 सितंबर 2024 से ये सर्कुलर जो है प्रभावी हो जाएगा, ये दिशा निर्देश, ये आदेश प्रभावी हो जाएगा। BSDA को सेबी द्वारा 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था सेबी के द्वारा। ठीक, डीमेट चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। सेबी का जो ये सर्कुलर आया हुआ है इसके हिसाब से 4 लाख तक के BSDA के लिए, ध्यान से सुनना, अब चीज़ें ध्यान से सुनना, सेबी के अब टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, टू दी पॉइंट चीज़ें बात होंगी, तो जो भी बताया जा रहा है ध्यान से आप लोग इसको अब सुनना। सेबी के सर्कुलर के हिसाब से, जो ये सर्कुलर आया हुआ है इस सर्कुलर के हिसाब से 4 लाख रुपए, ठीक है, कितना, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक के BSDA, 4 लाख रुपए तक के BSDA के लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो नील रहेगा, मतलब कि कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। जबकि 10 लाख रुपीज़ तक के पोर्टफोलियो के लिए एनुअल चार्ज जो है वो 100 रुपीज़ लगेगा। ठीक, 10 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो होने पर BSDA ऑटोमेटिकली रेगुलर डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो BSDA अकाउंट के ई स्टेटमेंट निकालने पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, जबकि फिजिकल स्टेटमेंट निकालने के लिए 25 रुपये पर ट्रांजैक्शंस या पर स्टेटमेंट लगेगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसको कि आगे हमें DP बोलूँगा, ठीक है ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एलिजिबल अकाउंट के लिए केवल BSDA अकाउंट खोलने के लिए ही एबल रहेंगे, केवल BSDA अकाउंट ही खोल पाएंगे, जब तक कि अकाउंट होल्डर्स
ईमेल के माध्यम से रेगुलर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए ना बोले। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है ये कि वे 2 महीने के भीतर, ठीक है ना, कि वे 2 महीने के भीतर रिव्यू करके एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट को BSD अकाउंट में कन्वर्ट कर दें, जब तक कि अकाउंट होल्डर खुद ही ईमेल के जरिए रेगुलर डीमैट अकाउंट के लिए ना बोले। ठीक, तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे सेबी के इस सर्कुलर से संबंधित। सर्कुलर में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, मुझे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी लगा वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कराया है। PDF इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पढ़िएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे आप लोगों को दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The Mumbai Metropolitan Region Development Authority has signed an agreement with Frankfurt, Germany State-owned Development Bank KfW Bank to provide financial support of how much amount for urban infrastructure projects in Mumbai, Maharashtra। ठीक है, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कितने राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फ्रैंकफर्ट जर्मनी के सरकारी स्वामित्व वाले विकास बैंक KfW बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर 850 करोड़ रुपीज़, 850 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 850 करोड़ रुपए से ज़्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए मुंबई में डेवलप करने के लिए। ठीक है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी हाल ही में KfW बैंक के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और ये जो KfW बैंक है ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी बेस्ड एक स्टेट ओन्ड डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर इट्स कस्टमर्स। हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह के लिए एक नई सुविधा शुरू करने वाले बैंक का नाम बताइए। 1 लाइनर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बंधन बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंधन बैंक ने अभी हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक ऑनलाइन फैसिलिटी जो है ये लॉन्च की हुई है। बंधन बैंक इसका मतलब जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज़ रिसेंटली वॉन द अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA। हाल ही में किस बैंक ने पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप जीता हुआ? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। किस बैंक को अभी हाल ही में अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप मिला हुआ है PFRDA से? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया को अभी PFRDA के द्वारा अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप अवार्ड दिया गया हुआ है। लगातार दूसरी बार इसको ये अवार्ड मिला हुआ है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। लगातार दूसरी बार इसको ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ में बैंक ऑफ इंडिया के जो स्पॉन्सर्ड RRBs हैं उन्हें भी अटल पेंशन योजना इनरोलमेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अवार्ड दिया गया है, उनको भी सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी RRBs हैं उसके नाम हम लोग जान लेते हैं। पहली RRB है विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, ये नागपुर महाराष्ट्र बेस्ड है। दूसरी RRB है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर मध्य प्रदेश बेस्ड है। तीसरी RRB है आर्यावर्त बैंक। ठीक है ना, तीसरी जो RRB है आर्यावर्त बैंक, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर, टैग लाइन, MD एंड CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हाल फिलहाल में कोई ऐप लॉन्च किया हुआ है, कोई क्रेडिट, इनमें से किसी बैंक का अगर कुछ क्रेडिट रेटिंग भी आती है तो वो सब चीज़ रिकॉल आप लोग कर लो। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट instant cross-border retail payments by linking domestic fast payment system through a unified platform, which financial institutions has recently Project Nexus, a multinational initiative। ठीक है ना, मतलब कि एक एकीकृत मंच के माध्यम से घरेलू फास्टैग पेमेंट सिस्टम को जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है ना, ठीक, तो ये मतलब इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा RBI। ठीक है ना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा RBI इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, RBI इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा ही है? ऑप्शन नंबर ए। RBI इज़ द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके माध्यम से
फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया के फास्ट पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। और 2026 तक ये प्लेटफॉर्म लाइव हो सकता है। बस इतना ही करेंगे, आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently launched MSME Sahaj, a web-based digital business loan solution for MSME invoice financing? हाल ही में किस बैंक ने MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए वेब आधारित डिजिटल बिजनेस लोन समाधान MSME सहज लॉन्च किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर का अगर हम लोग बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी MSME सहज नाम से एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है, जो कि MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग सर्विसेज क्या होती है, थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ लो आप लोग, ठीक है। डाटा ड्रिवन इनवॉइस फाइनेंसिंग क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी इसके तहत में। पहली चीज़ तो ये जान लो, डाटा ड्रिवन इनवॉइस फाइनेंसिंग क्रेडिट फैसिलिटी इसके तहत में मिलेंगी, ठीक है। और इनवॉइस फाइनेंसिंग का मतलब ये हो जाएगा कि जो MSMEs हैं वो सहज का उपयोग करके SBI के कस्टमर्स, ठीक है ना, मतलब कि वे सभी MSMEs जिनका कि SBI में अकाउंट है वो सहज का उपयोग करके अपने GST रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस के अगेंस्ट 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना, कितने रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। MSME सहज जो है वो बेसिकली मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडल पर काम करेगा। नेक्स्ट, in order to offer a pre-shipment financing solution for MSMEs, which bank has recently partnered with Receivable Exchange of India Limited RXIL? MSMEs के लिए प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। DBS बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वन लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके की इनवॉइस सर्विस, इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए RXIL के साथ में पार्टनरशिप करने वाला पहला बैंक ये बन गया है। कौन सा? DBS बैंक इंडिया। नेक्स्ट, who has been selected as the 27th chairman of the SBI by the Financial Services Institutions Bureau after the retirement of current chairman Dinesh Kumar Khara on 28th of August 2024? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त 2024 को वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा की सेवानिवृत्ति के बाद SBI के 27वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा जी SBI के वर्तमान चेयरमैन हैं और ये 28 अगस्त 2024 को रिटायर होने जा रहे हैं। और इनके बाद SBI के चेयरमैन किसको बनाया गया है? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के द्वारा, जो कि 27वें चेयरमैन होंगे SBI के, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा CS शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शेट्टी जी की अगर हम लोग बात करें तो ये शेट्टी जी वर्तमान में SBI में एक MD के रूप में काम अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे इज एनुअली observed across India on which date to commemorate the implementation of the GST regime? ठीक है, GST व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में पूरे भारत में वस्तु एवं सेवा कर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये इसमें पूछा गया है। 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को GST इम्प्लीमेंट किया गया था और इस बार जो ये मनाया जा रहा है, ये 7th GST डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बार ये जो GST डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सशक्त व्यापार समग्र विकास। सशक्त व्यापार समग्र विकास, ये इसकी थीम है। इससे संबंधित कुछ एक और इन्फॉर्मेशन PDF में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ेंगे। Which bank has recently launched a prepaid student Safrio Forex card for Indian students heading abroad for higher education? हाल ही में किस बैंक ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए प्रीपेड स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर जो उसका होगा ICICI बैंक। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। वीज़ा नेटवर्क पर ये कार्ड है, वीज़ा नेटवर्क पर ये कार्ड है। इसके बेनिफिट्स वगैरह नहीं जानेंगे क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है नहीं। तो जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है उसको पढ़ने का कोई फायदा बनता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Which bank has recently signed a co-lending partnership with Piramal Capital and Housing Finance Limited for MSME and home loan segments? हाल ही में किस बैंक ने MSME और होम लोन सेगमेंट के लिए पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में
उधार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एक्सिस बैंक का नाम याद कर लेना, ठीक है। पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का याद कर लेना। इन दोनों ने को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? एमएसएमईज और होम लोन सेगमेंट को टारगेट करने के लिए। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं जानेंगे। सभी 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए जन सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकन और दावा निपटान प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑनलाइन पीएसबी लोन लिमिटेड के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नाबार्ड ने अभी हाल ही में ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि सभी 43 आरआरबीज को जन सुरक्षा स्कीम्स के तहत इनरोलमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को डिजिटलाइज किया जा सके, ठीक है ना। इसके तहत सभी 43 आरआरबीज जन सुरक्षा पोर्टल से सभी 43 आरआरबीज को जन सुरक्षा पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जन सुरक्षा पोर्टल की मदद से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन सब में डिजिटली इनरोलमेंट और क्लेम सेटलमेंट वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं इनका सबका हेडक्वार्टर, ठीक है ना, इनके सबके चेयरपर्सन कौन है, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना है, इसी समय रिकॉल कर लेना। उस बैंक का नाम बताइए जिसने 1 जुलाई 2024 को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2024 को अपना 69th फाउंडेशन डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया हुआ है, और इस मौके पर एसबीआई ने कई सारे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हुए हैं। उन इनिशिएटिव को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ये याद रखना है 1 जुलाई 2024 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 69th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था। In order to construct and operate a 400 megawatt solar photovoltaic power plant in Surendranagar district in Gujarat, which organization has recently signed a long-term local currency loan agreement with France-based इंजी ग्रुप। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में 400 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए किस संगठन ने हाल ही में फ्रांस स्थित एनजी ग्रुप के साथ में एक दीर्घकालिक स्थानीय मुद्रा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन सामने दिया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 400 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट गुजरात के सुरेंद्रनगर में इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए फ्रांस बेस्ड इंजी ग्रुप के साथ में अभी हाल ही में साइन किया हुआ है। क्या साइन किया हुआ है? लॉन्ग टर्म लोकल करेंसी लोन एग्रीमेंट, ठीक। ये चीज़ आप लोग याद रखना। लोन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 14.6 बिलियन रुपीज़ का ये लोन एग्रीमेंट है। बिलियन रुपीज़, यूएसडी नहीं है, ध्यान रखना, बिलियन रुपीज़ का ये लोन एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फ्यूचर प्रूफ इट्स 14 लाख एजेंट्स वर्कफोर्स टू मीट evolving customers needs, which insurance company has recently launched an agency information project named जीवन समर्थ? अपने 14 लाख एजेंटों के कार्यबल के भविष्य को तैयार करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में जीवन समर्थ नामक एक एजेंसी परिवर्तन योजना शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जीवन समर्थ अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है। तो ये क्या याद रखना है आपको? जीवन समर्थ याद रखना और एलआईसी का नाम याद रखना। ये दो चीज़ आप लोग एक साथ कनेक्ट कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो बनेगा। और इस एजेंसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए एलआईसी ने एक स्ट्रेटजी कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम है एटी केयरनी, ठीक है ना, एटी केयरनी के साथ में पार्टनरशिप भी किया हुआ है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। Which insurance company has recently launched the artificial intelligence powered health insurance product Elevate? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलिवेट याद रखो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस याद रखो। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। डीप में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है।
which company has recently renamed itself as सम्मान कैपिटल। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल रख लिया है, ये इसने पूछा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपना नाम अभी बदलकर अपने आप को रिनेम कर सम्मान कैपिटल नाम से खुद को रिनेम कर लिया है। How much monetary penalty has recently been imposed by the RBI and Punjab National Bank for the non-compliance with its direction on loans and advances and KYC? ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर ऋण और अग्रिम तथा केवाईसी पर अपने दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है 1.31 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके साथ साथ में एसबीआई ने एक काम, आरबीआई ने यस बैंक पर भी जुर्माना लगाया है। ठीक है, यस बैंक पर कितने का जुर्माना लगाया है? 10,000 रुपये का जुर्माना यस बैंक पर भी लगाया हुआ है आरबीआई ने, म्यूटिलेटेड नोट्स एक्सचेंज ना करने के कारण। यस बैंक जो है वो म्यूटिलेटेड नोट्स एक्सचेंज नहीं करता है, नहीं कर रहा था, इस वजह से 10,000 रुपये का जुर्माना, इस पर 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। अब ये म्यूटिलेटेड नोट्स वगैरह क्या होती हैं, तो आरबीआई कहता वाला जो सेक्शन था उसमें जो पढ़ाया था, तो आपको नोट्स के टाइप्स वगैरह पूरा सॉइल्ड नोट, म्यूटिलेटेड नोट, सारा सब कुछ डीप में पढ़ाया था, तो यहाँ पर डिस्कस उसको अभी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। RBI has recently cancelled the license of which bank over inadequate capital and earning prospects? RBI ने हाल ही में अपर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाओं के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने अभी किसी एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसके पास में कोई अर्निंग का प्रॉस्पेक्ट्स नहीं बचा हुआ था और उसके पास में इनएडिक्वेट कैपिटल भी थी, यानी कि अपर्याप्त पूंजी हो गई थी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोग याद रखना, बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस अभी आरबीआई के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। क्यों किया गया है ये क्वेश्चन में बता दिया गया। इसके साथ साथ कर्नाटका बेस्ड सिम्सा, मैं लिख दे रहा हूँ, सिम्सा सहकारा बैंक नियमिता का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने पुअर फाइनेंशियल कंडीशन होने के कारण। तो इन दोनों का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में कैंसिल किया गया है। ये यूपी बेस्ड है, ठीक है, और ये जो है कर्नाटका बेस्ड है। ठीक, नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ रिसेंटली इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक फ्रॉम 0.20% टू 2.66% ऑफ द पेड अप कैपिटल। उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.20% से बढ़ाकर चुकता पूंजी का 2.68% कर दिया है, ये इसका हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिया गया है आप लोगों के सामने। सही उत्तर इसका हो जाएगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC ने अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक में अपना जो स्टेक है उसको 0.20% से बढ़ाकर 2.68% कर दिया गया है पेड अप कैपिटल का। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। SBI एंड व्हिच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड फॉर ए ग्रो विद ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। SBI और किस भारतीय सशस्त्र बल ने हाल ही में श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में पेड़ों के साथ बढ़ो वृक्षारोपण अभियान के लिए साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि BSF। ठीक है, BSF इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, BSF इसका सही उत्तर हो जाएगा। BSF और SBI ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है ग्रो विद ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च करने के लिए। ठीक है, ट्री प्लांटेशन इसमें किया जाएगा, बेसिकली पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ द बंधन बैंक। हाल ही में बंधन बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सही उत्तर जो इसका होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा रतन कुमार केश। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रतन कुमार केस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें बंधन बैंक का अभी हाल ही में इंटरिम MD एंड CEO बनाया गया है। इंटरिम मतलब अंतरिम है ये, ठीक है ना, फुल टाइम नहीं है। और इन्हें 10 जुलाई 2024 से अगले 3 महीनों के लिए ये इंटरिम MD एंड CEO का पदभार दिया गया है। तब तक रेगुलर MD एंड CEO आ जाएगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर MD एंड CEO तब तक भी नहीं आ पाता तो इनको एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है? चंद्रशेखर घोष जी को सक्सीड किया हुआ है। चंद्रशेखर जी जो हैं वो रिटायर कब हुए? तो 9 जुलाई
2024 को चंद्रशेखर घोष जी रिटायर हो गए हैं। उसके बाद में फिर रतन कुमार को बनाया गया है। 10 जुलाई से इनका कार्यकाल अगले 3 महीनों के लिए रहेगा, जब तक कि कोई फुल टाइम एमडी एंड सीईओ नहीं अपॉइंट कर दिए जाते हैं। हाउ मच लाइन ऑफ क्रेडिट हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द एग्जिम बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ द गुयाना फॉर इंस्टॉलिंग ए सोलर फोटो वोल्टेइक पावर प्लांट एट चेट्टी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन टाइमहरी गुयाना। हाल ही में एग्जिम बैंक ने गुयाना सरकार को टाइमहरी गुयाना में चेट्टी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी ऋण रेखा स्वीकृत की है, कितनी लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2.5 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन नंबर बी, वन लाइनर ही करेंगे, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एग्जिम बैंक और गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के बीच में 2.5 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट साइन हुआ है। बेसिकली एग्जिम बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ गुयाना को 2.5 मिलियन यूएसडी का फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, जिससे कि चेट्टी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट टाइमहरी गुयाना में जो है वो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को इंस्टॉल किया जा सके। In order to improve access to health insurance in Himachal Pradesh, which insurance company has recently signed a corporate agency agreement with Himachal Pradesh State Cooperative Bank? हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच में सुधार के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ में एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश में हेल्थ इंश्योरेंस को इम्प्रूव किया जा सके, हेल्थ इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसके एक्सेस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, ठीक। हाल ही में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सिंह जी को भी हाल ही में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है 21 सितंबर 2024 से अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। बेसिकली इनको रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है ना, इनको रीअपॉइंट किया गया है, फिर से अपॉइंट किया गया, इससे पहले भी यही थे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी गोविंद सिंह इज द राइट आंसर। विच बैंक हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग फॉर इट्स इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग यूजर्स, यानी कि क्या कह रहा है ये, हाल ही में किस बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया सुरक्षा फीचर सेफ्टी रिंग पेश किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। इसमें से आप लोगों को सेफ्टी रिंग नाम याद कर रखना है, ठीक है। तो अभी कोई बैंक है जिसने एक नया सिक्योरिटी फीचर सेफ्टी रिंग नाम से लॉन्च किया हुआ है अपने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूजर्स के लिए, तो कौन सी वो बैंक है ये इसमें पूछा गया है, ये इसका ये बताना है आप लोगों को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी ने अभी हाल ही में सेफ्टी रिंग नाम से एक नया सिक्योरिटी फीचर लॉन्च किया हुआ है अपने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग यूजर्स के लिए, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि साइबर फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। सेफ्टी रिंग की हेल्प से जो डेली ट्रांजेक्शन्स लिमिट वगैरह होती है वो सेट कर दिया जाएगा, जिससे कि अगर एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहा है तो ये पता किया जा सके कि हाँ आप ही कर रहे हो या कोई और बंदा कर रहा है, इसलिए मतलब इस तरीके से इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं। तो फीचर्स क्या हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, तो फीचर्स के साइड में नहीं जाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सिर्फ सेफ्टी रिंग याद रखना है और पंजाब नेशनल बैंक याद रखना, इन दोनों को रिलेट कर लो, इसके अलावा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। Which bank has recently entered into a bancassurance partnership with Bajaj Allianz Life Insurance? हाल ही में किस बैंक ने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ में एक बैंकास्योरेंस साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस इन दोनों ने अभी हाल ही में एक बैंकास्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ है। बैंकास्योरेंस पार्टनरशिप में क्या होता है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां पार्टनरशिप करती हैं, जिससे कि जो इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू आउट सेल किए जा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इससे मिलता जुलता कुछ एक पॉइंट और जान लेते हैं। देखो, बैंकास्योरेंस फ्रेम को रिव्यू करने के लिए IRDAI ने मीना कुमारी, मैं नाम लिख रहा हूँ मीना कुमारी जी की चेयरमैनशिप में, मीना कुमारी जी की अध्यक्षता में नवंबर 2023 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। और ये मीना कुमारी जी की अगर हम लोग बात करें तो ये IRDAI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइफ हैं, ठीक है।
तो इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स जो है वो गठित किया गया था नवंबर 2023 में। IRDAI ने बैंकों को मैक्सिमम 9 लाइफ, ध्यान से सुनना, IRDAI ने बैंकों को मैक्सिमम 9 लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरर्स के साथ में टाई अप करने के लिए बोला है। इससे ज़्यादा 9 से ज़्यादा लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरर्स के साथ में कोई भी बैंक टाई अप नहीं कर सकती है, कोई भी बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप नहीं कर सकती है एक टाइम तक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स हैं उनको मैक्सिमम 6 इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स को मैक्सिमम 6 लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कोलैबोरेट करने के लिए अलाउ किया है IRDAI ने। तो ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन में जितने बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैग लाइन, MD एंड CEO, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सब आपको पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। RBI has recently cancelled the certificate of registration of which company due to irregular lending practices। यानी कि क्या कह रहा है ये, RBI ने हाल ही में अनियमित ऋण देने की प्रथाओं के कारण किस कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा बोथ A एंड B, यानी कि स्टार फिनसर्व इंडिया लिमिटेड और पॉलीटैक्स इंडिया लिमिटेड, इन दोनों का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है इररेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस के कारण, यानी कि अनियमित ऋण देने के कारण ये कैंसिल किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द रिटायरमेंट व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान। यानी कि क्या मतलब हो जाएगा, सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में अपना गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान लॉन्च किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में अपने ग्राहकों को फिनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट के दौरान एक गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। पेंशन प्लान का नाम क्या रहेगा, एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस गोल्डन ईयर्स पेंशन प्लान नाम से इसे लॉन्च किया गया है। और ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ का मैं GDP का उठाऊंगा, ठीक है। GDP की अगर हम लोग बात करेंगे तो मूडीज़ ने अभी हाल ही में इंडिया की GDP 2024 के लिए कितना प्रेडिक्ट किया हुआ है, 6.8% प्रेडिक्ट किया हुआ है, नोट डाउन कर लेना। और 2025 के लिए इसने 6.5% प्रेडिक्ट किया हुआ है, ये दोनों चीज़ याद कर लेना। GDP अब पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है, जुलाई ख़त्म हो रही है, अगस्त भर का टाइम है, अगस्त और सितंबर। तो GDP अब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर भी आप लोग GDP लिखते हो, जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, उस तरीके से जहाँ पे भी GDP लिखते हो आप लोग इसको लिख के रखो, चीज़ें याद रहेंगी। एग्जाम टाइम पे आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। RBI हैज़ रिलीज्ड इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स विच इंक्रीज्ड टू कितना इन फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम 60.1 इन फाइनेंशियल ईयर 23। यानी कि RBI ने अपना वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 60.1 था, उससे बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना हो गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64.2, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हम लोग और लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ईयर 23 का बात हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर 24 का बात हो रहा है, तो ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है ये मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। ये ड्यूरेशन आप लोग याद रखना, ठीक है ना। फिनेंशियल इंडेक्स जो होता है, जो ये फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात हो रही है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में FI इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो FI इंडेक्स होता है ये देश भर में फिनेंशियल इंक्लूजन को मेज़र करता है कि देश भर में कितना फिनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, कितना बढ़ा कितना घटा। अब फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, फिनेंशियल इंक्लूजन ये हो जाता है कि बैंकिंग सर्विसेज को, इंश्योरेंस सर्विसेज को, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा विस्तारित करना। रूरल एरियाज़ में भी, दूर दराज के क्षेत्रों में भी कितनी बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचा दी गई, कितने इंश्योरेंस सुविधाएँ पहुँचा दी गई, ये जो होता है ये फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत में आता है। तो वित्तीय समावेशन इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो पहला फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था RBI के द्वारा। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो होता है वो एनुअली लॉन्च किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस बेस पे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। एनुअली ये लॉन्च किया जाता है और ये जो लॉन्च किया जाता है ये जुलाई महीने में लॉन्च किया जाता है। एनुअली जुलाई के महीने में ये पब्लिश किया जाता है और इसमें जो पब्लिश किया जाता है वो मार्च में ख़त्म हुए फिनेंशियल ईयर के लिए होता है, ये ध्यान रखना।
मार्च में जो फाइनेंशियल 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जुलाई में जो है पब्लिश किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का कोई बेस ईयर डिसाइड नहीं किया गया है, कोई भी बेस ईयर निर्धारित नहीं किया गया है, ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। 0 से लेके 100 के बीच में ये इंडेक्स होता है, मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में 0 इंडेक्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन में मैक्सिमम होगा। 100 का मतलब हो जाएगा फुल फिनेंशियल इंक्लूजन और 0 का मतलब हो जाएगा फुल फिनेंशियल एक्सक्लूजन। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का डिफरेंस आप लोग समझना, ठीक है। और इस इंडेक्स के बेसिकली 3 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं? 3 पैरामीटर्स होते हैं। इन पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था आरबीआई के जीबीओ के एग्जाम में। तो ध्यान रखना कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उन सभी पैरामीटर्स के अलग अलग वेटेज होते हैं, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। पहला जो होता है एक्सेस होता है, पहला पैरामीटर एक्सेस होता है, इसका वेटेज 35% का होता है। दूसरा जो होता है वो यूसेज होता है, इसका जो वेटेज होता है 45% का होता है। तीसरा जो पैरामीटर्स है वो क्वालिटी होता है और क्वालिटी का जो वेटेज है वो 20% होता है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बनेंगे, ठीक। सभी पैरामीटर के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं जो कैलकुलेट किया जाता है फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के उसको कैलकुलेट करने के लिए। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए सभी पैरामीटर्स जो 3 पैरामीटर बताए गए, एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी, इनके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और जान लो, 97 का संख्या याद रख लो। 97 टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल 97 इंडिकेटर्स के माध्यम से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। इस क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ बताई गई हैं। चीज़ें अच्छी रहीं, किस्मत आपकी अच्छी रही, मेरी अच्छी रही, तो यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी बैंक एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। The 16th Finance Commission constituted a 5-member advisory council for advising the Commission on various term of reference and related subject, enhancing its understanding and broadening its scope. Who has been appointed as the convener of this council? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 16वें वित्त आयोग ने विभिन्न संदर्भ शर्तों और संबंधित विषयों पर आयोग को सलाह देने के लिए, इसकी समझ बढ़ाने और इसके दायरे को व्यापक बनाने के लिए 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया हुआ है। और ये जो परिषद है, इस परिषद के संयोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये जो 5 मेंबर्स की एडवाइजरी काउंसिल है, इसकी जो कन्वीनियर हैं वो पूनम गुप्ता जी हैं, ठीक है। 5 लोग इस कमेटी में हैं, पूनम गुप्ता इसकी कन्वीनियर हैं। ऑप्शन में 3 नाम और दिए गए हैं, ये तीनों लोग भी इस कमेटी में हैं, तो टोटल ये 4 लोग इस कमेटी में है। 5वां व्यक्ति कौन सा है जो इस कमेटी में है, उसका भी नाम मैं बता दे रहा हूँ, DK श्रीवास्तव। DK श्रीवास्तव जी जो हैं वो 5वें व्यक्ति हैं जो इस कमेटी में है। ये सब विभिन्न अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हैं। PDF में मैं दे दूंगा कि कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन PDF में थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और 16th फिनेंस कमीशन का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है। तो 16 फिनेंस कमीशन से संबंधित कई सारी चीज़ें मैं पिछली कई सारी क्लासेस में पढ़ाया हूँ, वो सब कुछ याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, सीधा पूछ सकते हैं कि 16 फिनेंस कमीशन कौन हेड कर रहा है, तो अरविंद पनगड़िया जी हेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। 16 फिनेंस कमीशन को कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, किस ड्यूरेशन के लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, सब कुछ पढ़ाया गया है पिछली की क्लासेस में। आप लोग याद कर लेना, पढ़ाया गया है पिछली की क्लासेस को, आप लोग याद कर लेना, सब कुछ याद आ जाएगा। और नहीं याद आएगा तो गूगल करना, लेकिन जानना जरूर। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत होमवर्क, थोड़ा बहुत काम आप लोगों के पास में होना चाहिए। इससे होगा क्या कि दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग हाथ पैर चलाओगे, थोड़ा सा इंटरनेट की तरफ जाओगे, ठीक है, तो चीज़ें याद रहेंगी आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। How much amount has recently been secured by the REC Limited from the Dutch Bank AG for Indian projects as a green loan? हाल ही में REC लिमिटेड ने भारतीय परियोजनाओं के लिए ड्यूस बैंक एजी से ग्रीन लोन के रूप में कितनी राशि प्राप्त की है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा 31.96 बिलियन जापानीज येन, और ये लगभग 200 मिलियन USD के बराबर होगा ये, ठीक है। 200 मिलियन USD के बराबर हो जाएगा ये। ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क के तहत में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद होम टू इंट्रोड्यूस QR बेस्ड UPI पेमेंट अक्रॉस विच कंट्री, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने हाल ही में
कहाँ पर क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है ना। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल ने कतर नेशनल बैंक के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि पूरे कतर में यूपीआई बेस्ड क्यूआर सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जा सके। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। In order to offer various kinds of loan to its employees at concessional rates, the Steel Authority of India has recently signed an MOU with which bank? ठीक है, अपने कर्मचारियों को रियायती दरों पर विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, बैंक का नाम पूछा गया है, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक और सेल ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिससे कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंसेशनल रेट पर लोन्स की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड की जा सके। लोन्स जैसे होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, ये सब कुछ जो है रियायती दरों पर प्राप्त करने के लिए, रियायती दरों पर देने के लिए सेल के कर्मचारियों को ये एमओयू साइन किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ पे जिक्र हुआ है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अतुल कुमार गोयल ये इसके क्या हो जाएंगे? एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। द नेम यू कैन बैंक अपॉन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। पीएनबी का मैंने बता दिया, बीओबी का, कैनरा बैंक का और एसबीआई का सब कुछ पता होगा। एसबीआई ने भी हाल ही में अपना कौन सा एस्टेब्लिशमेंट ईयर सेलिब्रेट किया, ये आप लोग कमेंट कर बता दो। अगर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस में देख रहे हो, पेड क्लासेस में देख रहे हो तो पिछली क्लास में ये पढ़ाया गया था, रिकॉल जरूर कर लो। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द पेटीएम पेमेंट्स बैंक? हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा अरुण कुमार बंसल, ऑप्शन नंबर सी। अरुण कुमार बंसल जी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अभी एमडी एंड सीईओ के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया। ठीक, हाल ही में किस कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए सेविंग्स प्लस नामक एक वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट ने अभी हाल ही में सेविंग प्लस नाम से एक फिनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। बस इतना ही करना है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे। Which state has recently won the Best State in Horticulture Award 2024 at the Agriculture Leadership Award in न्यू दिल्ली? हाल ही में नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2024 जीता है? ये इसमें पूछा गया है। नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नागालैंड ने अभी हाल ही में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स जो कि दिल्ली में आयोजित किए गए, उसमें बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड 2024 जीता हुआ है। तो नागालैंड, ये आप लोग याद रखना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो जो एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी क्वेश्चंस बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर स्पेसिफिक एंड सेक्टर एग्नोस्टिक and debt alternative investment fund, which organization has recently launched rupees 750 crores category second alternative investment fund for startups and rural enterprises, यानी कि एग्रीश्योर शॉर्ट में इसको बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझते हैं इसको एक बार। क्षेत्र विशिष्ट और कृषि वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश के माध्यम से स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमियों के लिए 750 करोड़ रुपए का श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश निधि शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने, सही उत्तर इसका हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, ये सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में हम लोग जाएंगे। स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योर्स के लिए नाबार्ड ने एक 750 करोड़ रुपए का एग्री फंड लॉन्च किया हुआ है। ये अमाउंट याद रखना, 750 करोड़ रुपए का एग्री फंड है ये, कैटेगरी सेकंड एग्री फंड है ये। तो ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टार्टअप्स और एग्रीप्रेन्योर्स के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस नाम से लॉन्च किया गया है? एग्रीश्योर नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, एग्री का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाएगा, और जो श्योर है, श्योर का मतलब स्टार्टअप्स, यू का मतलब, यस का मतलब स्टार्ट, यू का मतलब अप्स, आर का मतलब रूरल, ई का मतलब इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये श्योर यहाँ से बना हुआ है,
एग्री कहाँ से बना हुआ है, एग्रीकल्चर से बना हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। कैटेगरी सेकंड का इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है ये। इसके साथ साथ ये लॉन्च करने के साथ साथ नाबार्ड ने एक हैकाथॉन भी लॉन्च किया हुआ था। ठीक है, नाबार्ड ने एक हैकाथॉन भी लॉन्च किया हुआ था। किस नाम से वो हैकाथॉन लॉन्च किया गया था, तो वो हैकाथॉन जो था वो लॉन्च किया गया था एग्रीश्योर ग्रीनथॉन। मैं लिख रहा हूँ एग्रीश्योर ग्रीनथॉन 2024, ठीक है ना। इस नाम से ये एक हैकाथॉन नाबार्ड के द्वारा इसी टाइम पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये हैकाथॉन की बात हो गई। और ये जो एग्रीश्योर का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, इस एग्रीश्योर को 750 करोड़ रुपए का फंड है। ये 750 करोड़ रुपए के फंड के साथ में ये इस्टेब्लिश किया गया है इसको, ठीक है। तो जो इसका फंड है, इसका फंड मैनेजर कौन है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एग्रीश्योर का फंड मैनेजर कौन है। तो नैब वेंचर्स, NAB वेंचर्स, ठीक है, ठीक है। नैब वेंचर्स जो है वो एग्रीश्योर का फंड मैनेजर है। अब नैब वेंचर की बात करेंगे तो ये नाबार्ड की होली ओन्ड सब्सिडरी है और नाबार्ड की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इकाई भी है, ठीक है ना। नैब वेंचर्स लिमिटेड जो है ये नाबार्ड की होली ओन्ड सब्सिडरी है, नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और नाबार्ड की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इकाई भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। दूसरा चीज़ ये पूछा जा सकता है कि ये फंड कितने साल के लिए काम करेगा, कितने साल के लिए है। 10 ईयर्स के लिए ये फंड है, 2 साल इसमें बढ़ाया जा सकता है। 10 साल के लिए इनिशियली इसको लॉन्च किया गया है, 2 साल का मार्जिन दिया गया है, 2 साल इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है। टोटल 750 करोड़ रुपए का फंड है, ठीक है। तो कौन कौन कितना कितना फंड देगा ये भी जान लो। 250 करोड़ रुपए जो है वो तो नाबार्ड देगा इसमें से, ठीक है। अगला 250 करोड़ रुपए जो होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देगी। अगला 250 करोड़ रुपए जो है वो जो है दूसरे इंस्टीट्यूशंस से लिए जाएंगे, तो टोटल ये 750 करोड़ रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इस हैकाथॉन की, एग्रीश्योर ग्रीनथॉन 2024, इस हैकाथॉन की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हैकाथॉन है, इस हैकाथॉन में टोटल 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए हैं। कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए हैं, टोटल 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो ये है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन ए बजट, ये पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, PDF में भी मैं दूंगा। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है स्मार्ट एग्रीकल्चर ऑन ए बजट। दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टर्निंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फिर से सुन लो, टर्निंग एग्री वेस्ट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो है टेक सॉल्यूशंस मेकिंग रिजनरेटिव एग्रीकल्चर रिम्यूनरेटिव, ठीक है। ये तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर से सुनो आप लोग, टेक सॉल्यूशंस मेकिंग रिजनरेटिव एग्रीकल्चर रिम्यूनरेटिव, ठीक है। इन तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के नाम वगैरह जो हैं वो मैं PDF में दूंगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित थी वो आप लोगों को बताई गई। चीज़ें अच्छी रही, किस्मत अच्छी रही हमारी, आपकी और दोनों लोगों की। तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has recently become India's first neobank to offer personal loan solutions through the open network for digital commerce (ONDC)? हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण समाधान प्रदान करने वाला भारत का पहला नियो बैंक कौन सा बन गया है, ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसा करने वाला ये इंडिया का पहला नियो बैंक बन रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रांचेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ब्रांचेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल लोन सोल्यूशन ऑफर करने वाला, ONDC के माध्यम से ऐसा करने वाला पहला नियो बैंक बन गया है, ठीक है ना। ये जो ब्रांचेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ये ONDC के थ्रू पर्सनल लोन सोल्यूशन ऑफर करने वाला इंडिया का पहला नियो बैंक बन गया है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं GDP का उठा लेता हूँ, ठीक है। IMF की हम लोग बात करेंगे तो IMF ने इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7% प्रिडिक्ट की है। पहले ये अनुमान 6.8% का था। GDP वाला जो भी पेज आप लोगों ने बनाया था, मैंने बताया पिछली क्लास में भी बताया था कि अब GDP लिखना स्टार्ट कर दो, अब GDP को अपडेट करना स्टार्ट कर दो, एग्जाम तक सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका एक GDP का यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं।
RBI has recently authorized banks to utilize the rating from which company for determining risk weights in capital adequacy purpose। ठीक है, RBI ने हाल ही में बैंकों को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों में जोखिम भार निर्धारित करने के लिए किस कंपनी से रेटिंग का उपयोग करने के लिए अनधिकृत कर दिया है। ठीक है, अधिकृत कर दिया है, सॉरी अनधिकृत नहीं, अधिकृत कर दिया है, मतलब कि किसको ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने इसका भी दिया गया है, इसका भी ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो भी रेटिंग्स हैं उसको बैंकें जो हैं अब यूटिलाइज कर सकेंगी कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस का, कैपिटल एडिक्वेसी का जो रिस्क वेट्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए आरबीआई ने इसको अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा बहुत और डीप में चलने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्रिक वर्क है, ठीक है, ये बैंक लोन, एनसीडी, कॉमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है ना, कॉमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटाइज्ड पेपर, इन सब के साथ साथ कई और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, ये ब्रिक वर्क्स रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किसके किसके लिए रेटिंग प्रोवाइड करती है आपको बताया। ठीक है, और ये जो ब्रिक वर्क है ये 250 करोड़ रुपए, ठीक है, 250 करोड़ रुपए तक के बैंक लोन को ही रेट कर सकता है। इससे ज़्यादा का बैंक लोन अगर होगा तो फिर उसकी रेटिंग ये प्रोवाइड नहीं कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही है कि नहीं है। 1 2 3 ये बिंदु दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा इसमें सही है ये आप लोगों को बताना है। सही उत्तर इसका होगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस बना दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया हुआ DBOB मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम 2 टेन्योर में लॉन्च किया गया है। 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 399 डेज के लिए। 7.15 का इंटरेस्ट रेट पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 333 डेज के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशल स्कीम लॉन्च किया हुआ है डिपॉजिट्स अप टू 10 करोड़ रुपीज़ तक के लिए। ठीक है ना, 10 करोड़ रुपए तक के डिपॉजिट्स के लिए ये लॉन्च किया हुआ है। इसके साथ साथ SBI ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है अमृत वृष्टि। बेसिकली ये FD स्कीम है जो कि हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है। ठीक है, डोमेस्टिक और NRI कस्टमर्स दोनों को। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, इंपॉर्टेंट हैं। देखो होता क्या है ना कि इनके फीचर्स वगैरह में हम लोग नहीं जाएंगे भी। ठीक है ना, ये कुछ एक योजनाएं हैं जो लॉन्च की गई हैं इन बैंकों के द्वारा। योजनाओं के बारे में यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी ये स्कीम्स हैं ना इसकी डिटेलिंग एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ऐसे तो बहुत बैंकें डेली कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च कर रही होती हैं, तो वो तो पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इन स्कीम्स के बारे में मैं PDF में थोड़ा बहुत दे दूंगा, वहाँ से एक बार आप लोग पढ़ लेना। क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन इन स्कीम्स का नाम देके पूछ लिया जाता है कि कौन सी बैंक ने इसे ये लॉन्च किया हुआ है, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी। जैसे अभी दे दिया जाए आप लोगों को कि अमृत वृष्टि किसने लॉन्च किया, कौन सी बैंक ने लॉन्च किया, तब आपको SBI पता होना चाहिए ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, अगर पूछे गए हैं तो। ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कर लिया है। बाकी ये जो स्कीम्स हैं इनके बारे में PDF में थोड़ी डिटेल में दे दूंगा, सही लगेगा तो आप लोग पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। In order to finance rooftop solar systems across India, how much amount of loan has recently been approved by the Asian Development Bank? भारत भर में रूफटॉप सोलर सिस्टम को वित्त पोषित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर का अगर हम लोग बात करेंगे तो 240.5 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 240.5 मिलियन USD ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 से 3 किस्तों में ये पैसा मिलेगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट SBI और नाबार्ड, ये अमाउंट SBI और नाबार्ड
के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो ये 240.5 मिलियन यूएसडी का फंड है, ये एसबीआई और नाबार्ड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्यों दिया गया ये तो पता ही है ना, रूफ टॉप सोलर सिस्टम करने के लिए, लगाने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो रूफ टॉप सोलर सिस्टम अगर कोई लगाएगा तो उसको पैसा वैसा तो देना पड़ेगा ना, सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दिया जाएगा ना। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके द्वारा दिया जाएगा? एसबीआई के द्वारा दिया जाएगा, नाबार्ड के द्वारा दिया जाएगा। अब नाबार्ड क्या करेगी? नाबार्ड हो सकता है कि इसमें आरआरबीज को भी इंक्लूड कर ले, उनके थ्रू भी ये चीज़ें कराए, ठीक है ना। लेकिन प्राइमरी लेवल पर एसबीआई और नाबार्ड के द्वारा ही इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी एंड यूजर्स हैं, जो कि रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले हैं, जिनको कि रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराना है, उसी के लिए ये फंड इनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब एसबीआई कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 90.5 मिलियन यूएसडी, ठीक है। एसबीआई जो है वो 90.5 मिलियन यूएसडी इसको मिलेगा, और टोटल फंड का मतलब ये जो 240 है ना, ये एक मिनट रुकना आप लोग, ये जो 240 मिलियन वाला है, इसमें से एसबीआई को 90 मिलियन यूएसडी 90.5 मिलियन यूएसडी मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाकी जो बचा हुआ है 150 मिलियन यूएसडी जो बाकी बचा हुआ है, इसको जो है नाबार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, इसको नाबार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गई इस क्वेश्चन से संबंधित। ये क्वेश्चन खत्म करेंगे। जीडीपी, यहाँ पे एक जीडीपी का क्वेश्चन फिर से कर ले रहे हैं हम लोग, फिर से एक जीडीपी का क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। देखो अभी जो जीडीपी का हम लोग करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जीडीपी फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7% प्रिडिक्ट किया हुआ है, जबकि फिनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये जीडीपी 7.2% है। जीडीपी नोट डाउन करते हुए चलना। अब आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब जीडीपी स्टार्ट करना, जुलाई लगभग एंड होने वाला है, ठीक है ना। अगस्त में सारे जीडीपी अपडेटेड एक जगह लिख लेना। सितंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम है। लास्ट टाइम पर, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए कि सर अपडेटेड जीडीपी नहीं मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रही, वहाँ देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। इसीलिए बताया जा रहा है आप लोगों को। ये नोट्स आप लोग बनाते हुए चलना। और जीडीपी का क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर स्केल 3 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो 1 नंबर का जीडीपी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीओ क्लर्क, आईडीबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्केल 2 जीबीओ, स्केल 3 कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग लिखते हुए चलना। ये बात हो गई जीडीपी की फिनेंशियल ईयर 25 और 26 के दोनों की। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन फिनेंशियल ईयर 25 के लिए 4.6% अनुमान लगाया है। फिनेंशियल ईयर 26 के लिए ये अनुमान 4.5% है, और ये बात हो रही थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Which company has recently received NPCI certification to operate as an UPI-based payment infrastructure provider for banks and fintechs? हाल ही में किस कंपनी को बैंकों और फिनटेक के लिए यूपीआई आधारित भुगतान अवसंरचना प्रदाता के रूप में काम करने के लिए एनपीसीआई प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। एनपीसीआई सर्टिफिकेशन किसको प्राप्त हुआ है, किस कंपनी को? एज एन यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए बैंकों और फिनटेक्स के लिए, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा टेकफिनी, ऑप्शन नंबर ए। बस वन लाइनर ही करेंगे। टेकफिनी को एनपीसीआई सर्टिफिकेशन अभी प्राप्त हुआ है यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में काम करने के लिए बैंकों और फिनटेक्स के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किस बैंक के साथ में बैंक एश्योरेंस समझौता किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। सही उत्तर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है बैंक एश्योरेंस। बैंक और इंश्योरेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें होता क्या है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियाँ आपस में एक एग्रीमेंट साइन करती हैं, जिससे कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बैंक की ब्रांचेस के थ्रू सेल किया जाता है। बस इतना सा ही है बैंक एश्योरेंस। एक क्वेश्चन यहाँ पे जीडीपी का भी ले लेता हूँ फिर से। फिक्की का फुल फॉर्म नहीं बताऊँगा, आप लोग बताओगे। फिक्की ने फिनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की जीडीपी 7% अनुमानित की है। हु इज़ द हेड ऑफ द कमेटी रिसेंटली सेटअप बाय द आरबीआई टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ वाइट लेबल एटीएम्स, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा वाइट लेबल एटीएम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के प्रमुख कौन है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा एलिब्रेट कर देते हैं। आरबीआई ने क्या किया है कि जो वाइट लेबल एटीएम्स होते हैं उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करने के लिए हाल ही में एक कमेटी का जो है गठन किया हुआ है।
उस कमेटी का हेड कौन है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सुनील मेहता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सुनील मेहता, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो सुनील मेहता जी हैं, ये IBA के जो हैं वो क्या हैं, ये IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के CEO हैं ये। और इसके साथ साथ में ये जो कमेटी है ATM इंफ्रास्ट्रक्चर के फी स्ट्रक्चर को रिव्यू करेगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर जी को देगी। ठीक है, किसको देगी, T रविशंकर जी को अपनी रिपोर्ट देगी, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। अगर हम लोग बात करें WLA की, यानी कि वाइट लेबल ATMs की, तो क्या होते हैं वाइट लेबल ATMs। देखो, पहली चीज़ तो ये नॉन बैंक्स के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, मतलब कि जो बैंकें होती हैं ना उनके द्वारा ये सेटअप नहीं किए जाते हैं। ये नॉन बैंक्स के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं और मालिकाना हक भी उन्हीं के पास में होता है। ठीक है, और ये जो नॉन बैंक ATM ऑपरेटर्स होते हैं ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत में अथॉराइज्ड होते हैं। ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत में ये ऑथराइज्ड होते हैं। 2012 में RBI ने कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड NBFCs को वाइट लेबल ATM सेटअप करने और ऑपरेट करने के लिए अलाउ कर दिया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में हम लोग बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो 4 वाइट लेबल ATM, ठीक है ना, 4 ऑथराइज्ड नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं जो कि इंडिया में वाइट लेबल ATMs ऑपरेट कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। क्या कहना चाह रहा हूँ, 4 ऑथराइज्ड नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं जो कि इंडिया में वाइट लेबल ATMs ऑपरेट कर रही हैं। और ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें NPCI, ठीक है ना, ये जो कमेटी नहीं बनाई गई जिसका हेड इसमें पूछा गया है, ये जो कमेटी है इसमें NPCI के साथ साथ जो भी लीडिंग बैंक्स हैं उनके मेंबर्स और कुछ दूसरे स्टेक होल्डर्स के मेंबर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, वाइट लेबल ATM के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा अगर हम लोग समझें तो जो वाइट लेबल ATMs के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको ट्रांजैक्शंस होने पर बैंकों से कमीशन मिलता हुआ है। देखो, होता क्या है ना कि बैंकें हर जगह अपना ATM तो लगा नहीं सकती हैं। ATM लगाने का, उसका मेंटेनेंस का, उसका सबका कॉस्ट आता है बहुत ज़्यादा। तो जो ये वाइट लेबल ATMs होते हैं ये किसी नॉन बैंक एंटिटीज़ के द्वारा ग्रामीण एरियाज़ में या उन एरियाज़ में लगाए जाते हैं जहाँ पर बैंकों की पहुँच कम है। ठीक है, तो वहाँ पे ये ATM लगाए जाते हैं और इन वाइट लेबल ATM से अगर किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है तो ये जो वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स होते हैं ये उस पर्टिकुलर बैंक से अपना कमीशन वगैरह ले लेते हैं। इस बेस पे ये वाइट लेबल ATM का जो है कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, तो वाइट लेबल को कमीशन वगैरह मिल जाता है। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो बैंक ऑपरेटेड ATMs और WLAs इन दोनों के लिए जो इंटरचेंज फीस है वो सेम है। इन दोनों के लिए जो इंटरचेंज फीस है वो सेम है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 17 रुपये, ठीक है, और नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 6 रुपये, ठीक है, पर ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, ये रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी चीज़ें बताई गई आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी थी। याद रखना आप लोग इन सारी चीज़ों को, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनेंगे यहाँ से एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं। In order to offer MSME loans, a NBFC Arca FinCorp has recently entered into a co-lending partnership with which bank? ठीक है, क्या कह रहा है ये, MSME ऋण प्रदान करने के लिए एक NBFC आर्का फिनकैप ने हाल ही में किस बैंक के साथ सह उधार साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्का फिनकॉर्प एक NBFC है, इसने अभी हाल ही में सेंट्रल बैंक इंडिया के साथ में को लेंडिंग पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि MSME लोन ऑफर किया जा सके। इस को लेंडिंग पार्टनरशिप के तहत में 80% का जो लोन होता है वो बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा, बैंक्स के द्वारा दिया जाता है ज़्यादातर केसेस में।
ये एनबीएफसी ये को लेंडिंग पार्टनरशिप की गाइडलाइन ही होती है। और जो 20% का जो लोन होता है वो एनबीएफसी के द्वारा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। पिछली की कई क्लासेस में कई बार बताया गया है, इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सब का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कहाँ कब है, ये सब चीज़ें भी देख लेना। छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को आप लोगों को एग्जाम में मिल सकते हैं पीओ क्लर्क में। हालांकि स्किल 2 और स्किल 3 में इसके चांसेस थोड़ा सा कम ही रहते हैं, लेकिन चीज़ें छोड़ नहीं सकते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो ईजी हो जाता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच हैज रिसेंटली सिक्योर्ड द 6th पोजीशन आउट ऑफ द top 100 global companies in the global $1 million राउंड टेबल रैंकिंग फॉर 2024। हाल ही में 2024 के लिए ग्लोबल $1 million राउंड टेबल रैंकिंग में 6वां स्थान हासिल करने वाली बीमा कंपनी का नाम बताना है। और ये जो 6वां स्थान है टॉप 100 में से 6th रैंक आई हुई है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना टाटा AIG भी दिया गया है ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इसका उत्तर हो जाएगा। डीप में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें जरूरी होती हैं उतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया जाता है। पहले नंबर पर कौन है ये भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। पहले नंबर पर चाइना की AIA चाइना है, ठीक है। पहले नंबर पर चाइना की AIA चाइना है, और इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। In order to support 50 talented female wrestling athletes from across India as a part of its CSR program, which bank has recently partnered with Inspire Institute of Sport to launch the Wrestle of Glory? अपने CSR कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में भारत भर से 50 प्रतिभाशाली महिला कुश्ती एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में रेशल फॉर ग्लोरी लॉन्च करने के लिए इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ जानो कि CSR का मतलब क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़्यादातर केसेस में ये क्या होता है कि कुछ एक टर्नओवर वाला कुछ एक अमाउंट होता है, वो अभी मुझे एग्जैक्ट इस समय नहीं याद आ रहा है, क्लास के टाइम पे मैं वो देख के बताऊँगा। उसका 2% हिस्सा जो होता है, जो कंपनीज़ होती हैं उनको CSR एक्टिविटीज़ के रूप में करना होता है, मतलब समाज के निर्माण में या सामाजिक कार्यों के लिए अपना उसका 2% खर्च करना होता है, ठीक है। तो ये CSR बेसिकली होता है। चैरिटी टाइप में कर लो, या 100 रुपये हम जैसे कमा रहे हैं तो 2 रुपये हम समाज के हित में देंगे, ऐसा इस तरीके से। तो उसी CSR एक्टिविटीज़ के लिए ये महिला ये मतलब साझेदारी की गई है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ में किया हुआ है, ये चीज़ आपसे इसमें पूछा गया है। तो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है ये बेसिकली ओलंपिक ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। भाई ओलंपिक के लिए तैयार करना है तो किसी ऐसी कंपनी के साथ में टाई अप करना होगा जो ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करती हो। तो ये जो कंपनी है ये ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करती है। अब बैंक कौन सी है ये इसमें पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी। बस इंडसइंड बैंक और इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इस तरीके से याद कर लो। दोनों का नाम देखो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आई ऐसे करके या आई स्क्वायर ऐसे किसी भी तरीके से कुछ भी याद करने का आप लोग बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा 2016 में हम लोग चलते हैं। 2016 में इंडसइंड बैंक ने इंडसइंड फॉर स्पोर्ट्स नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। और ये जो रेसल फॉर ग्लोरी है, ये जो रेसल फॉर ग्लोरी वाला ये जो इनिशिएटिव है, ये उसी इंडसइंड फॉर स्पोर्ट इनिशिएटिव का एक पार्ट है जो पहले लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, उसी का एक सब प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। और बस ये इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर, MD NCO, टैगलाइन, स्टेट इस्टेब्लिशमेंट ईयर, मर्जर अगर किसी का हुआ है तो किस में हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI के एसोसिएट्स होते थे, पर कितने एसोसिएट्स होते थे, उनको कब मर्ज कर दिया गया, ठीक है। किसी का कौन सी बैंक का अभी हाल ही में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, और जब फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया तो क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, क्या उसकी थीम थी। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस पहले पढ़ाए गए हैं ना, सबको रिकॉल कर लिया करो, यही मैं कहना चाहूँगा। और यही एक बेस्ट अप्रोच होती है तैयारी करने की, पढ़ाई करने की, चीज़ों को याद रखने की। आगे बढ़ते हैं।
फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड recently renamed itself with which name with effect from 9th of July 2024। फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में 9 जुलाई 2024 से अपना नाम बदलकर कौन सा कर लिया। बेसिकली इसने अपने रीब्रांडिंग की है, रीनेमिंग की है। क्या नाम रखा है अपना, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये जो फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड है ये करती क्या है, ये जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बस इतना ही इसमें करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as MD and CEO of the Federal Bank for a period of 3 years with effect from 23rd of September 2024। हाल ही में 23 सितंबर 2024 से 3 साल की अवधि के लिए फेडरल बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनको 3 सालों के लिए MD एंड CEO बनाया गया है फेडरल बैंक का। 23 सितंबर 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सुब्रमण्यन जी हैं ये मतलब इससे पहले 30 अप्रैल तक, मतलब कि 30 अप्रैल तक 23 मतलब कि फेडरल बैंक ज्वाइन करने से पहले ये 30 अप्रैल तक कोटक महिंद्रा बैंक के ज्वाइंट MD के रूप में ये काम कर रहे थे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं। अगर इनको 3 साल के लिए MD एंड CEO बनाया जा रहा है फेडरल बैंक का, तो अभी वर्तमान में कोई MD एंड CEO होगा। तो क्वेश्चन अगर टफ करेंगे तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रिप्लेस जो कर रहे हैं श्याम श्रीनिवासन जी को कर रहे हैं। देखो ऑप्शन में ऑप्शन बी वो भी दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। और ये जो श्याम श्रीनिवासन जी हैं ये 22 सितंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। 23 सितंबर से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जा रहा है, ठीक है भैया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे। Which bank has recently celebrated its 117th Foundation Day on the 20th of July 2024। हाल ही में किस बैंक ने 20 जुलाई 2024 को अपना 117वां स्थापना दिवस मनाया। ये ध्यान रखना कौन सा फाउंडेशन डे था, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है भैया। और ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर के जिक्र करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20th ऑफ जुलाई 2024 को 117वां 117th फाउंडेशन डे बैंक ऑफ बड़ौदा का मनाया गया है। और इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोटल 11 नए इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हुए हैं। ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। टोटल 11 न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं इस मौके पर। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है कि इनिशिएटिव्स बताएं, क्योंकि बैंक का छोटा छोटा इनिशिएटिव लॉन्च किया ही जाता रहता है। कभी बैंक में ये डे है, कभी वो डे है, दुनिया भर का चलता रहता है। तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा जरूरी मुझे नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे वीडियो क्लास में तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन PDF में मैं दे दूंगा कि 1-8% भी अगर चांस बने वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने का, तो आप लोगों के लिए वो ईजी हो जाए, ठीक है। तो मतलब PDF इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और पढ़िएगा। और ये जो 11th 117वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था, इसका थीम क्या था ये पूछा जा सकता है, तो ये जान लो इसका थीम क्या था, ये जान लो। ट्रस्टेड टुडे ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो, ये इसका थीम था। ये चीज़ आप लोग देख लेना, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ एक इनिशिएटिव बता दे रहा हूँ मैं, चलो 11 इनिशिएटिव में से कुछ एक मैं बता दे रहा हूँ, कुछ एक PDF में भी मैं दे दूंगा, तो पढ़ लेना। पहला तो क्या किया गया इस मौके पर कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया हुआ है ईज माई ट्रिप के साथ में, ठीक है ना। ईज माई ट्रिप के साथ में इसने एक टाई अप किया हुआ है। क्यों टाई अप किया हुआ है? को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है ना भैया। को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड के लिए टाई अप किया गया है। बड़ौदा MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है? बड़ौदा MDG नेक्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इसी मौके पर, ये भी आप लोग जान लो भैया, ठीक है। डिजिटल बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड BKCC, डिजिटल बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड इंप्लीमेंट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ में
पार्टनरशिप भी किया हुआ है। किसके साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है? RBIH के साथ में किया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया है यहाँ पे, ये भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो ये जानो कि और क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो BOBE पे मैं लिख रहा हूँ, BOBE पे, ये ई जो है हिंदी वाला ही है, हम लोग छोटा ई बड़ा ई नहीं बनाते हैं इस तरीके से, तो ये इसी तरीके से लिखा गया है, तो ये इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, समझना आप लोग। BOBE पे UPI पेमेंट्स PSP ऐप लॉन्च भी किया गया है इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। और ये ऐप जो है अगस्त 2024 जो कि स्टार्ट हो चुका है, अगस्त 2024 से ये एंड्रॉयड और iOS यूजर्स दोनों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, ऐसा मतलब प्रावधान है, ऐसा बोला गया है। इसके साथ साथ में डिजिटल कस्टमर सर्विस इन्हेंस करने के लिए जेन AI, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दौर चल रहा है, नौकरियां लोगों के खतरे में है प्राइवेट सेक्टर में, AI की मदद से बहुत सारे काम इजी किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल कस्टमर सर्विस इन्हेंस करने के लिए जेन AI पावर्ड एक VRM भी लॉन्च किया गया है इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है। तो कुछ एक जो जरूरी पॉइंट थे वो मैंने बता दिया है, बाकी के जो पॉइंट्स हैं उसको आप लोग PDF में पढ़ना। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक, ये किसकी टैगलाइन है? ये आप लोग यूट्यूब पर अगर फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो कमेंट कर बता दो मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये किसकी टैगलाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू सिडबीज फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स इन MSMEs में सिडबी के समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए क्षमता निर्माण के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के बोर्ड द्वारा हाल ही में कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। 215.6 मिलियन USD। अब इस 215.6 मिलियन USD को दो पार्ट में बांट दो। इसमें से क्या हुआ है कि इसमें से 200 मिलियन USD जो है वो तो भैया लोन के रूप में दी गई है, एज ए लोन अमाउंट के रूप में दिया गया है। बाकी जो बचा हुआ 15.6 मिलियन USD है ये एज ए ग्रांट दिया गया है। ग्रांट का हिंदी मतलब होता है अनुदान। अनुदान मतलब भैया दान दे दिया गया है, ये शायद वापस आपको नहीं करना है, लोन वाला अमाउंट वापस करना होगा, ग्रांट अनुदान जो होता है वो वापस नहीं किया जाता है। तो ये दो पार्ट में इस तरीके से ये लोन दिया गया है, ठीक है। और इस फंड का जो उपयोग है वो MSMEs को लो एमिशन एंड क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए किया जाएगा। मतलब कि जो MSMEs हैं वो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले, लो एमिशन वाले क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करें अपने बिजनेसेस में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इसलिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। और इन सारी बातों के साथ साथ में सिडबी भी अलग से इसके लिए 1 बिलियन USD का कोर्स क्रिएट कर रही, कॉर्पस क्रिएट कर रही। कितने का कर रही भैया? 1 बिलियन USD का, ठीक है। 1 बिलियन USD का कॉर्पस जो है वो सिडबी के द्वारा, किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिससे कि जो MSMEs हैं वो लो एमिशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकें। लो एमिशन की मदद से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो कम किया जा सकेगा। ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में मतलब अच्छा काम होगा इससे। बेसिकली CFC जो गैसें वगैरह होती हैं वो नहीं निकलेंगी। और ये जो टेम्परेचर वगैरह बढ़ जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए ये बेसिकली काम करेगा। यहाँ पर एक जिक्र किया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड का। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है। हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है नहीं, तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे। ऑलरेडी इतना कंटेंट मैंने आप लोगों को पेड क्लासेस में पढ़ा दिया है, तो वो सब चीज़ें पढ़ो। अननेसेसरी चीज़ों में उलझा के आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर डिवाइस और कार्ड मशीन टू बैंक एंड इट्स मर्चेंट नेटवर्क व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद पेटीएम। बैंक और उसके मर्चेंट नेटवर्क को पॉइंट ऑफ सेल समाधान और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर डिवाइस या कार्ड मशीन प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में पेटीएम के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर C इज़ द
राइट आंसर। ठीक है भैया। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने नागपुर महाराष्ट्र में मेट्रो रेल गलियारों का विस्तार करने के लिए नागपुर मेट्रो शहरी गतिशीलता परियोजना के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने अभी हाल ही में 200 मिलियन USD का एक लोन अप्रूव्ड किया हुआ है, लोन दिया हुआ है, जिससे कि नागपुर महाराष्ट्र में जो नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत जो मेट्रो रेल कॉरिडोर्स हैं उसको एक्सपांड किया जा सके। तो याद ये रखना भैया कि ये प्रोजेक्ट का नाम याद कर लेना, नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। इसके लिए कितना अमाउंट दिया है, 200 मिलियन USD, ये याद कर लेना। किसके द्वारा दिया गया है ये याद कर लेना। इतना इस क्वेश्चन में याद करना जरूरी है। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेंगी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बेसिकली 4 मेट्रो रेल कॉरिडोर को फिनेंस करेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत में 4 मेट्रो रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये फिनेंस करेगा। और कुछ एक जानकारी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, क्लास में PDF में मैं दे दूंगा, वहाँ से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको वीडियो क्लास में कवर कर लेते हैं। कुछ एक जो पॉइंट्स होते हैं कई बार कम ज़रूरी होते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, सिनेरियो ऐसा होता है कि उसको छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो उसको फिर हम लोग PDF में भी डाल देते हैं। कई बार क्या करते हैं कि कोई एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है किसी, और उसको वीडियो क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, फिर आप लोग थोड़ा सा मतलब बोर भी होने लगते हो और फिर याद कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। या फिर मुझे लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन का PDF भी पढ़ना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी PDF पढ़ने के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ। तो सही तरीका यही होता है कि वीडियो क्लास देखो, उसके बाद में PDF पढ़ो, चीज़ें आपको हमेशा अच्छे से याद हो जाएंगी, फिर एग्जाम में आप कोई गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर है 200 मिलियन USD इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर which company has recently received approval from the RBI? ठीक है, क्या बोल रहा है, भुगतान एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में काम करने के लिए हाल ही में किस कंपनी को RBI से मंजूरी मिली हुई है? क्वेश्चन बढ़िया है, पहले ही बता दे रहा हूँ, तो आँख कान नाक गला सब कुछ खोल लेना, ध्यान से सुनना स्टार्ट करना। पहले आंसर जानेंगे, फिर इस क्वेश्चन को एक्सपांड करूँगा, कई सारी और इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊँगा। पहले इसका आंसर जानो। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अभी हाल ही में RBI से अप्रूवल मिला हुआ है कि वो एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सुन लिए, ये बात हो गई क्वेश्चन की। एक्सपांड करते हैं। देखो, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस, कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ये। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस पाने वाला पहला पेमेंट एग्रीगेटर बन गया है कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया लिमिटेड। इसके साथ साथ में इंडिया का पहला नियो बैंक भी बन गया है ये। ठीक है ना, ऐसा लाइसेंस पाने वाला इंडिया का पहला नियो बैंक भी बन गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सुनते रहना। ठीक है ना, इंडिया का पहला नियो बैंक भी बन गया है कैश फ्री, जिसको कि पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला हुआ है। अभी तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर पढ़ते आए होंगे, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर आगे लगा दिया गया है, यानी कि PACB का मतलब क्रॉस बॉर्डर। तो क्या है ये क्रॉस बॉर्डर क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपांड कर रहा हूँ यहाँ से, अब सुनना ध्यान से। 3 टाइप के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिए जाते हैं। ठीक है भैया, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का जो लाइसेंस होता है वो 3 टाइप का होता है बेसिकली, जो RBI के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर मतलब सीमा पार, आप समझ रहे हैं। पहला होता है एक्सपोर्ट ओनली पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट ओनली। दूसरा जो होता है इंपोर्ट ओनली पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस, इसको हम लोग बोलते हैं PACB इंपोर्ट ओनली, यानी कि इंपोर्ट आई लगा दिया। तीसरा जो होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, इसको हम लोग लिखते हैं PACB एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट E&I।
ठीक है, ये तीसरा हो गया। तो ये 3 टाइप का क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। एक होता है सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, एक होता है इंपोर्ट के लिए, और एक होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए। तो कैश फ्री पेमेंट्स को जो लाइसेंस मिला हुआ है वो दोनों के लिए मिला हुआ है, इसके लिए मिला हुआ है, ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए ये मिला हुआ है, ठीक है। तो और ये जो पीएसीबी होते हैं, यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर्स, ये जो लाइसेंस मिलता है ये कंपनियों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो किसी को केवल एक्सपोर्ट का मिल जाता है, किसी को केवल इंपोर्ट का मिलता है, किसी किसी को दोनों का भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये भी पॉइंट जरूरी था। और एक पॉइंट सुनो आप लोग, अगर कोई नॉन बैंक है, जैसे कि ये नॉन बैंक है, नॉन बैंक का मतलब समझ रहे हो ना, जो बैंकें नहीं है, बस सीधा सा बात है। जैसे कि कोई नॉन बैंक है और उसे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस चाहिए, तो उसे खुद को फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, यानी कि फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND, ठीक है, इसमें खुद को रजिस्टर करना होता है। और आरबीआई में लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले उसके पास मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। एक तो ये बन सकता है कि कहाँ उसको रजिस्टर्ड होना होता है, एक ये बन सकता है कि कितना मिनिमम फंड होना चाहिए, तो 15 करोड़ रुपए का ये होना चाहिए। और रजिस्टर्ड किस में करना होता है, तो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसमें रजिस्टर्ड करना होता है। ये 3 टाइप के क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिलते हैं, इसको दोनों वाला मिला हुआ है। तो ये चीज़ें थी इस क्वेश्चन से संबंधित जो कि इंपॉर्टेंट थी और ये आप लोगों को जानना जरूरी था। तो आगे से क्वेश्चन अगर पूछ ले भैया कि पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, तो झट से आंख बंद करके 3 टाइप्स आप लोग लगा देना। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये बता दिया गया है, ठीक है। और कैश फ्री पेमेंट्स इंडिया को कौन सा मिला हुआ है, दोनों वाला मिला हुआ है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों वाला मिला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, याद हो गई होंगी। नहीं समझ में आ रही चीज़ें वीडियो एक बार पीछे से करके देख लेना। रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं, जितना पढ़ा रहा हूँ आंख बंद करके भरोसा करके पढ़ते जाओ, चीज़ें यहाँ से देखने को मिलेंगी। और इवन अगर आप लोग मॉक टेस्ट अब दे रहे होंगे तो क्वेश्चंस भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के अच्छे मिल रहे होंगे और आप लोग अच्छा स्कोर भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। RBI has introduced new prompt corrective action framework for urban cooperative banks to provide more focus on large UCBs that require more intensive monitoring by optimal utilization of supervisory resources in July 2024. This framework will be effective from which date? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। RBI ने जुलाई 2024 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए नया त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा पेश किया ताकि बड़े यूसीबीज पर अधिक ध्यान दिया जा सके, जिन्हें पर्यवेक्षी संस्थानों के इष्टतम उपयोग द्वारा अधिक गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। यह ढांचा किस तारीख से प्रभावी होगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है भैया। तो ये जान लो कि आरबीआई का सर्कुलर है, तो आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जो आरबीआई कहता है वाला सेक्शन होता है जहाँ पीडीएफ में, वहाँ पे इसको फिर हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना, आँख कान नाक गला फिर से एक बार खोल लेना। अगर बीच में किसी के ख्यालों में खो गए हो और सब चीज़ें बंद हो गई हैं तो फिर से एक्टिव हो जाओ और सुनना स्टार्ट करो। अगले 3-4 मिनट जितनी भी देर में समझाऊंगा पूरी तरीके से समर्पित भाव से सुनते रहना। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे भैया। पहले इसका आंसर जानते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 2025, यानी कि जो नया पीसीए फ्रेमवर्क आया हुआ है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला यूसीबीज के लिए, ये 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, डेट याद रखना। कई बार 1-2 साल पहले ना डेट भी पूछ लिया करते थे। 1-2 साल से तो डेट नहीं पूछा गया कि ये कब से प्रभावी होगा, लेकिन 1-2 साल पहले जो एग्जाम्स होते थे जीबी वगैरह के स्केल 3 के, तो वहाँ डेट भी पूछ लेते थे। तो छोड़ नहीं सकते हैं। IBPS है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब हथियार चलाना छोड़ दिया है। हथियार चलाना छोड़ दिया है, हथियार चलाना भूला नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस बनाना छोड़ दिया है लेकिन भूला नहीं है, फिर से दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2025, ठीक है। टू द पॉइंट समझते हैं। इस सर्कुलर को समझें उससे पहले थोड़ा सा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। पीओ क्लर्क वाले ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको ना पता हो। बाकी स्केल 2 और स्केल 3 वाले हो, अगर आप ऑलरेडी बैंक में वर्किंग हो तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में आप लोगों को पता होगा। इंश्योरेंस वालों के लिए भी हो सकता है कि ना पता हो, तो वो लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जो भी पेड यूजर्स हैं जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। देखो, पहले चीज़ तो फुल फॉर्म इसका पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं ना पीसीए में, ए का क्या मतलब होगा, सी का मतलब क्या होगा। सी का आप दे देंगे करेक्टिव, करेक्शन को रिलेटेड, ऐसे कुछ बना के ऑप्शन दे देंगे, आप गलत करके चले आओगे अगर नहीं पता होगा तो। ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। तो ये जो पीसीए होता है, ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, ये बेसिकली आरबीआई के द्वारा यूज किया जाने वाला एक फ्रेमवर्क होता है, जिसका उपयोग आरबीआई बैंकों की फिनेंशियल हेल्थ और स्टेबिलिटी जानने के लिए करता है। और जब बैंकों की फिनेंशियल हेल्थ वो जान लेता है, जब बैंकों की स्टेबिलिटी जान लेता है, तो फिर आरबीआई उस पर कुछ करेक्टिव एक्शन लेना होता है तो लेता है, ठीक है ना। आप लोग सुनते होंगे ना कई बार कि इस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया गया, मतलब कि उसकी और गहन निगरानी होगी, कुछ एक उसकी एक्टिविटीज़ पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, कुछ एक चीज़ों के लिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा कर दिए जाएंगे, ठीक है। कुछ एक काम करने के लिए उसको आरबीआई से पहले अप्रूवल लेना होगा, तब वो कर पाएगा। तो इस तरीके से उसको गहन निगरानी में डाल दिया जाता है, उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं करेक्टिव एक्शन के रूप में आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये जो पीसीए है, ये सबसे पहले दिसंबर 2002 में आरबीआई ने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए ही लॉन्च किया था। सबसे पहले दिसंबर 2002 में आरबीआई ने शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के लिए पीसीए फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद हम आ जाएंगे अप्रैल 2017 में। अप्रैल 2017 में रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क जारी किया गया आरबीआई के द्वारा, जिसमें कैपिटल, लेवरेज और एसेट क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस किया गया। उसके बाद फिर आ जाएंगे 2021 में। 2021 में आरबीआई ने इस पीसीए फ्रेमवर्क के तहत इस पीसीए फ्रेमवर्क में एनबीएफसीज को भी इंक्लूड कर दिया, मतलब कि ये पीसीए फ्रेमवर्क एनबीएफसीज पर भी लागू होगा। एनबीएफसीज पर भी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, उनका भी ऑडिट होगा, उनका भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी जानेगी आरबीआई, उनका फिनेंशियल हेल्थ जानेगी आरबीआई। उसके बाद में अगर उन पे कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तो एनबीएफसीज पर भी कार्रवाई की जाएगी 2021 के बाद में। 2021 में ऐसा आरबीआई ने किया था, ठीक है। वापस आ जाते हैं फ्रेमवर्क पर। ये पीसीए के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई, समझ गए होंगे आप लोग पीसीए क्या होता है। वापस आते हैं इस सर्कुलर में क्या पॉइंट्स आप लोगों को जानने हैं। बहुत ज़्यादा राम कहानी नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें नहीं बताऊँगा, टू दी पॉइंट वही चीज़ें बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनता है। तो जो भी चीज़ें बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है भैया। पहली चीज़ तो ये नया फ्रेमवर्क जो है वो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, ये चीज़ आप लोग जान लो, ठीक है। ये नया फ्रेमवर्क जनवरी 2020 में जारी की गई, सुनते रहना। ये जो नया फ्रेमवर्क लाया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ये जनवरी 2020 में जारी किए गए सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को रिप्लेस कर देगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसको रिप्लेस करेगा, तो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को रिप्लेस करेगा। अभी वर्तमान में इंडिया में लगभग 1514 यूसीबीज हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि इंडिया में कितने यूसीबीज हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो उठाया गया था आरबीआई की रिपोर्ट से उठाया गया था। उस साल जो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी वहाँ पे जिक्र किया गया था कि कितने यूसीबीज हैं, 1500 हैं, 1504 हैं या 1514 हैं, ठीक है। 2 साल या 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है पढ़ जरूर लेना। पेड यूजर्स अगर इसको देख रहे हो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में तो मैंने बता भी रखा है, और पेड यूजर्स को भी मैंने बता रखा है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बताया। तो ये आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई पढ़ जरूर लेना, रील्स देखने से समय निकाल लेना। एक बार 345 से 300 कुछ पेज की रिपोर्ट है, जरूरी चीज़ें पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट पेजेस भी मैंने बताए वो पढ़ जरूर लेना, क्वेश्चन वहाँ से बनेगा, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इंडिया में लगभग 1514 यूसीबीज हैं। यूसीबीज को डिपॉजिट साइज के आधार पर 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ है मैंने। टीयर 1 कैटेगरी यूसीबीज, टीयर 2 कैटेगरी यूसीबीज, टीयर 3 कैटेगरी यूसीबीज, टीयर 4 कैटेगरी यूसीबीज, और इनको इनके डिपॉजिट साइज के आधार पर ही कैटेगराइज किया जाता है। अब डिपॉजिट साइज क्या होता है ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे, पहले पढ़ा रखा है, पुराना वीडियो देखो। नहीं पता है, फ्रेश हो एकदम से आप, तो गूगल करो, कुछ चीज़ें खुद से मेहनत करो तभी दिमाग में घुसेगा। ऐसे मेरे मुरारी बापू की कथा तरीके से सुन के चले जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो टीयर 1 का जो होता है, जो टीयर 1 का होता है, टीयर 2 का होता है, टीयर 3 का होता है, 4 का होता है, इनका डिपॉजिट साइज क्या होता है आप लोग कमेंट कर बताओगे। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो पेड क्लासेस में देख रहे हो, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो गूगल करो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो और ये जो नया पीसीए फ्रेमवर्क आया है, ठीक है ना, नया जो पीसीए फ्रेमवर्क आया है, ये सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत लगाए गए पूंजीगत व्यय प्रतिबंधों पर जो 25,000 रुपये की लिमिट थी उसको समाप्त कर दिया गया है इसमें। ये पॉइंट भी याद कर लेना, 25,000 रुपये की लिमिट थी
उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, पॉइंट सी में पढ़ा रहा हूँ, तो पॉइंट से याद कर लेना। 25,000 रुपये की लिमिट को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसके अब इसको समाप्त कर देने के बाद में क्या हो जाएगा, तो इसको समाप्त कर देने के बाद में जो सुपरवाइजर्स होंगे वो खुद की लिमिट को सेट कर सकेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। अगला है कि ये सभी प्रकार की वे सभी यूसीबीज जो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस AID, ठीक है ना, वे सभी यूसीबीज जो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन वे सभी यूसीबीज जो ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन के अंडर आते हैं उनको छोड़कर टीयर 1, 2, 3 और 4 यूसीबीज के लिए ये फ्रेमवर्क अप्लीकेबल है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि टीयर 2 से टीयर 4 तक के यूसीबीज को 31 मार्च 2026 तक मिनिमम 12% CRAR अचीव करना ही होगा, ठीक है ना। CRAR का फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, आप लोगों को पता होगा। CRAR होता क्या है, काम कैसे करता है, ये सब आपको पता होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये 12% वाला वैल्यू याद कर लेना, 31 मार्च 2026 याद कर लेना, ठीक है। अगला पॉइंट इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि नए PCA फ्रेमवर्क के हिसाब से टीयर 1 यूसीबीज को छोड़कर सभी टीयर के यूसीबीज जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 9% से 2.5% से लेकर 4% तक कम CRAR दर्ज कर रहे हैं, उन सभी को PCA फ्रेमवर्क के तहत रखा जाएगा। ये लाइन फिर से सुन लेना, मैं फिर से धीरे धीरे बोल रहा हूं। नए फ्रेमवर्क के हिसाब से, ये जो नया फ्रेमवर्क आया हुआ है इसके हिसाब से टीयर 1 यूसीबीज को छोड़कर बाकी जो टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 की यूसीबीज हैं जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो 9% की होती है उससे 2.5% से लेके 4% तक, मतलब ये रेंज दी गई है, 9% से 2.5% कम से लेके 4% तक कम, मतलब कि इस रेंज में अगर कम CRR मेंटेन कर रहे हैं तो उन्हें PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा जाएगा। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लेना, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, आरबीआई सर्कुलर है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें ये बोला गया है कि यूसीबीज जो कि लगातार 2 वर्षों से नेट लॉस दर्ज कर रहे हैं, जिनका कि 2 वर्षों से लगातार नेट लॉस हो रहा है, वो उन सभी यूसीबीज को भी PCA फ्रेमवर्क में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस सर्कुलर से संबंधित, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने वीडियो क्लास में आपको पढ़ा दिया। बाकी कुछ एक पॉइंट्स और हैं छोटे मोटे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़रूरी नहीं है और इतने भी वाहियात नहीं है कि छोड़ दें, ठीक है ना। वीडियो क्लास में कंसिडर करने जैसा नहीं था, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। PDF में मैं दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है, आरबीआई सर्कुलर है, बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। EQT प्राइवेट कैपिटल एशिया, a Swedish company equity firm has recently sold its entire 7.89% stake amounting to 4.78 crore shares in which bank? स्वीडिश निजी इक्विटी फर्म EQT प्राइवेट कैपिटल एशिया ने हाल ही में किस बैंक में अपनी पूरी 7.89% की हिस्सेदारी, जो कि 4.78 करोड़ शेयरों के बराबर है, बेच दिया है? ये हिस्सेदारी है, ये शेयर हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये एक स्वीडिश इक्विटी कंपनी है, इसने किस बैंक में अपनी पूरी की पूरी हिस्सेदारी यानी कि 7.89% की हिस्सेदारी बेच दी है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे भैया तो RBL बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कितने में बेचा है, कितने पैसे में हिस्सेदारी बेची गई है, तो ये भी जान लो, 1091.15 करोड़ रुपीज़ में ये हिस्सेदारी बेच दी गई है। नेक्स्ट, who has recently been appointed as chairman and managing director of the Small Industries Development Bank of India यानी कि SIDBI। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैं भूल गया हूँ, आप लोग याद कर लेना। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा मनोज मित्तल, ऑप्शन नंबर B। मनोज मित्तल को SIDBI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि ये जो मनोज मित्तल जी हैं ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं?
ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि इनसे पहले सीडीबी का सीएमडी कौन था, ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। यूट्यूब में फ्री क्लासेस में देख रहे हो तो, पेड क्लासेस में देख रहे हो तो रिवीजन कर लेना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एंटिटीज़ हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड बाई आरबीआई out of 22 applications for the test phase under the 5th cohort of regulatory sandbox on the theme neutral। ठीक है, हाल ही में आरबीआई ने न्यूट्रल थीम पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के 5वें समूह के तहत टेस्ट चरण के लिए 22 आवेदनों में से कितनी संस्थाओं का चयन किया है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 5। ठीक है, 5। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की जो ये थीम थी न्यूट्रल थी, न्यूट्रल थीम के तहत टोटल 22 एप्लीकेशन प्राप्त किए गए, 22 में से 5 को चूज़ किया है आरबीआई ने। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है भैया। ठीक है, तो 5 एंटिटीज़ को चूज़ किया गया है। 5 एंटिटीज़ का नाम मैं पीडीएफ में दूंगा, वहाँ से पढ़ना। नाम पूछा नहीं जाएगा इसलिए वीडियो क्लास में नहीं ले रहा हूँ, पीडीएफ में पढ़ा दूंगा, पीडीएफ में पढ़ लेना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप होता रहे। वो इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, ठीक है ना, लेकिन पीडीएफ में मैं दूंगा, वहाँ से जाकर एक बार आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कोहार्ट के बारे में पिछले कई क्लासेस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो जो पढ़ाया गया हुआ उसको इसी टाइम पर रिकॉल कर लो, ये सही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि क्या क्या मैंने बताया हुआ था आपको कोहार्ट के बारे में। ये 5वां कोहार्ट है, इससे पहले 4 कोहार्ट और हो चुके हैं। चारों कोहार्ट की थीम्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कोहार्ट जो हुआ था उसकी जो थीम थी वो थी रिटेल पेमेंट। क्या थी भैया? रिटेल पेमेंट। ठीक है ना, उसकी जो थीम थी रिटेल पेमेंट्स। दूसरा जो कोहार्ट था उसकी जो थीम थी वो थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ठीक है ना, थीम भी पूछी जाती है तो सुन लेना, 5 का रिवीजन मैं पिछले 4 का करा दे रहा हूँ, इसका बताया गया है। तीसरी जो थी एमएसएमई लेंडिंग्स। ठीक है, एमएसएमई लेंडिंग्स। चौथा जो कोहार्ट था उसका जो थीम था प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड्स। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड्स, ये चारों थीम है इसकी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं भी और करा दे रहा हूँ आप लोगों को, अननेसेसरी बढ़ा नहीं रहा हूँ, इसी पे करा रहा हूँ, आप लोग समझो। देखो हुआ क्या है कि आरबीआई ने भी 3 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पीएसओस, ये फ्रेश क्वेश्चन है, नए पेज से कराता हूँ, फ्रेश क्वेश्चन है, यहाँ से हटा देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को। देखो आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि अभी हाल ही में 3 पीएसओस पर यानी कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर मॉनेटरी पेनाल्टी लगा दी है। ठीक है भैया, मॉनेटरी पेनाल्टी लगा दी है। किस पे कितनी मॉनेटरी पेनाल्टी लगाई गई वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला पीएसओ क्या है? मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड। मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, इस पे जो पेनाल्टी लगाई गई है 41.5 लाख रुपीस की पेनाल्टी इस पे लगाई गई है। ये पेनाल्टी क्यों लगाई गई है? इस पे केवाईसी डायरेक्शन का पालन ना करने के कारण ये पेनाल्टी इस पे लगाई गई है। ठीक है भैया। दूसरा जो पीएसओ है वो है ओला फिनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, क्या है? ओला फिनेंशियल सर्विसेज। सुनते रहना ध्यान से, मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनो कि मैं बक कर रहा हूँ और तुम सुन मज़ा आ रहा है तुमको। याद करना यही क्लास में याद करके जाओ, अलग से मतलब हिसाब किताब होना चाहिए कि फिर से याद करना स्टार्ट करो, बाद में है तो मचाओ कि याद नहीं हो रहा, कठिन है ये है। तो वीडियो क्लास क्यों देख रहे हो आप लोग? क्यों ये वीडियो कोर्स परचेज़ किया है? यहीं पे याद करो, पीडीएफ में देखो तो रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो, ओला फिनेंशियल सर्विसेज पर कितनी पेनाल्टी लगाई गई है? 87.55 लाख रुपीस का पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है ना भैया, इस पे ये जो पेनल्टी लगाई गई है ये टोटल पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, टोटल पेनल्टी इस पे लगाई गई है, मतलब कि 2 अलग रीजनों से अलग अलग अमाउंट के साथ में इस पे पेनल्टी लगाई गई है। तो टोटल पेनल्टी ये हो गई। पहली पेनल्टी जो इस पे लगाई गई है वो लगाई गई है 30.40 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है ना, और ये पेनल्टी जो लगाई गई है ये केवाईसी डायरेक्शन का पालन ना करने के कारण लगाई गई है। दूसरी पेनल्टी जो लगाई गई है वो लगाई गई है 54.15 लाख रुपीस का। ठीक है ना, और ये पेनल्टी जो लगाई गई है ये पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के प्रावधानों के कुछ एक विशेष प्रावधानों का पालन ना करने के कारण लगाई गई है। इसको और इसको जोड़ोगे तो यही आएगा। तो ये टोटल मैंने आप लोगों को बता दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, तीसरा पीएसओ बताया था ना कि 3 पीएसओ हैं। पहला ये हो गया
मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, दूसरा हो गया ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा कौन सा है? तो जो तीसरा है वो है वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना भैया। इस पे जो पेनल्टी लगाई गई है 2.4 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी इस पे लगाई गई है, ठीक है। और ये पेनल्टी इस पे क्यों लगाई गई है कि ये जो वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड है ये बिना रेगुलेटरी क्लियरेंस लिए हुए आरबीआई से पेमेंट ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया है। पेमेंट ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया वीज़ा ने बिना आरबीआई से रेगुलेटरी क्लियरेंस लिए हुए, इसलिए इस पे 2.4 करोड़ रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है, ठीक है। तो ये एकदम अलग क्वेश्चन था, यहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया। सबका ये पेनल्टी वाला जो अमाउंट है याद कर लेना भैया आप लोग, ठीक है। ये अमाउंट याद कर लेना, पूछा जा सकता है, ठीक है। किस पे कितना लगाया गया है ये भी आप लोग, ये कंपनी का नाम भी आप लोग, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप लोग याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। व्हिच म्यूचुअल फंड है रिसेंटली लॉन्च दी अपने एसआईपी को दो प्रमोशन ए यूनिक डिजिटल कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स एसआईपीज टॉप ऑफ फीचर। क्वेश्चन बढ़िया है। हाल ही में किस म्यूचुअल फंड ने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टॉप ऑफ फीचर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठा डिजिटल अभियान अपने एसआईपी को प्रमोशन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा तो है लेकिन बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको इस कैंपेन का नाम याद रखना है, अपने एसआईपी को दो प्रमोशन, और किसने लॉन्च किया ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा HSBC म्यूचुअल फंड। बस इतना ही करना है और डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन accessing information and responses on various processes, SEBI has recently unveiled an AI-based chatbot by which name? निवेशकों को विभिन्न प्रक्रियाओं पर जानकारी और प्रतिक्रियाओं तक पहुंचने में सहायता प्रदान करने के लिए सेबी ने हाल ही में किस नाम से एक AI आधारित चैटबॉट का अनावरण किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा सेवा, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा इसका सेवा, ठीक है। सेवा इसका मतलब हो जाए, फुल फॉर्म भी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग जान लो, नहीं पूछा जाएगा। SE से सेवी हो जाएगा, V से क्या हो जाएगा? वर्चुअल। V से क्या हो जाएगा? वर्चुअल। A से क्या हो जाएगा? असिस्टेंस, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंस। तो ये फुल फॉर्म भी आप लोग कर लेना। और अभी जो ये सेवा है इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। देखो बीटा वर्जन किसी भी ऐप का, किसी भी चीज़ का लॉन्च किया जाता है तो बेसिकली ये टेस्टिंग वाला होता है, टेस्टिंग फेज होता है। बीटा वर्जन में लॉन्च करके कंपनीज जो होती हैं वो टेस्ट करती हैं कि कहीं पे कोई ग्लिचेस तो नहीं आ रहा है टेक्निकल, या कस्टमर्स की और क्या क्वेरीज आ रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, और उनको वो सारी चीज़ें बीटा वर्जन में देख ली जाती हैं। फिर उसको रेक्टिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट करके फुल फ्लेज तरीके से लॉन्च किया जाता है। तो इसका अभी बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। सारथी ऐप पर ये सेवा जो है वो एक्सेस किया जा सकेगा। सारथी ऐप क्या है इसके बारे में मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा है। आप लोग बताओ क्या होता है सारथी ऐप, क्या काम है इसका? पहले पढ़ाया हुआ है, मैं भूल गया हूँ, पढ़ा के मैं भूल गया, आप लोगों के हवाले है, ये बताओ आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ में ये जो सेवा है वो सेबी का जो इन्वेस्टर वेबसाइट है उस पर भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो सेवा आप लोग याद रखना, सेबी याद रखना। AI बेस्ड चैट बॉट है ये, क्या काम करेगा ये बता दिया। टू असिस्ट इन्वेस्टर्स इन एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज ऑन वेरियस प्रोसेसेस, ठीक है भैया। ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। Which company has recently received approval from RBI to enter the asset reconstruction sector? हाल ही में किस कंपनी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रवेश करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, वन लाइनर करेंगे। श्री राम ग्रुप ऑप्शन नंबर है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। ICICI Lombard General Insurance and which bank has recently signed a bank assurance agreement? ICICI Lombard General Insurance और किस बैंक ने हाल ही में बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा, वन लाइनर, कर्नाटका बैंक, ठीक है ना। बैंक एश्योरेंस का क्या मतलब होता है पता है, कई बार बताया गया है, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो सीधे सीधे कर्नाटका बैंक याद कर लेना, ICICI Lombard जनरल इंश्योरेंस याद कर लेना। इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का देखेंगे हम लोग। In order to launch ACE Banker program, which bank has collaborated with NIIT Institute of Finance, Banking and Insurance, NIIT IBFI? ACE Banker प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक ने NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ में सहयोग किया हुआ है, कोलेब्रेशन किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका HDFC बैंक। ACE Banker प्रोग्राम का नाम याद कर लेना, वो जो नौकरी देने वाले होते नहीं इनके प्लेटफॉर्म,
जो कराते नहीं कोर्सेज वगैरह कराते हैं HDFC बैंक ना, इनका सबका जो प्लान होता है उस तरीके से ये HDFC ने फिर से अभी एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। तो जिनके पास में नौकरी वोकरी नहीं है या इंश्योरेंस या भटक उटक रहे हैं, देख लेना अगर आप लोग इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो तो अप्लाई कर देना। और होता क्या है ये कि 45 दिन का बेसिकली ये 45 डेज़ का एक कंप्लीट फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इसके बाद में जॉब गारंटी भी, जॉब ऑफर भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं HDFC बैंक वाले, ठीक है ना। तो बस सीधा सीधा सा अपने काम का जो है सीधे सीधे एस बैंकर प्रोग्राम जान लो, HDFC बैंक जान लो, बाकी और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। क्लास ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है भैया, क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जुलाई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जुलाई में अब कुछ भी पेंडिंग नहीं पड़ा हुआ है।